चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। निकाय चुनावों की घोषणा होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में राजनीति की रेल फर्राटा रफ्तार से दौड़ने लगी है। एक के बाद एक तमाम राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनावों में अपनी रणनीति को लेकर नए नए शिगुफे, नए नए मंत्र, नए नए अस्त्र चलाने की बात कर रही हैं। इसी सिलसिले में बसपा प्रमुख मायावती ने भी आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निकाय चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ईवीएम के जरिए निकाय चुनावों को ना कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे बेईमानी हो सकती है, बैलेट पेपर से करवाए जाए। उन्होंने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिन्हें लेकर पिछले कई दिनों से कयासबाजियां हो रही थी, उनका टिकट काटने, अतीक अहमद के परिवार से किसी को टिकट न देने की बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की तरफ से अगर किसी तरह की कोई बेईमानी ना हुई, उन्होंने अलग शब्दों का इस्तेमाल किया कि अगर प्रशासन का गैर इस्तेमाल ना हुआ तो फिर बसपा जो है वो इस चुनावों में कुछ कमाल करके दिखाएगी। लेकिन एक खास बात जो उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रही वो ये कि पसमंदा मुसलमानों के बहाने या पसमंदा मुसलमानों का हवाला देकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती की जिस एक अंदाज ने सबको हैरान किया वो ये कि वो समाजवादी पार्टी को बस वो छूकर निकली 2-3 जगह पर, लेकिन वो बीजेपी पर हमलावर रही और उन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, इन सब के अलावा जिस एक समुदाय को सबसे ज्यादा संबोधित किया वो है मुस्लिम वोटर, मुसलमान वोटर। उन्होंने निकाय चुनावों में मुसलमान वोटर से अपील की, मुस्लिम वोटर से, कि वो बीएसपी का साथ दे, क्योंकि बीएसपी ही वो पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फॉर्मूले पर काम करती है। तो क्या मायावती, जिनका रुख पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार मुसलमान वोटर को साधने का दिखता रहा है हमें पिछले कई महीनों में, क्या वो निकाय चुनावों में मुसलमान वोट को अपनी तरफ वापस खींच पाएंगी और उसके बाद जाहिर तौर पर उनका लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। उनकी तमाम कोशिशें जो मायावती जो मुसलमान वोट के सहारे अपनी सिकुड़ती हुई जमीन को फिर से फैलाने की है, अपने टूटते हुए दलित वोटर के साथ मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाकर फिर से पॉलिटिक्स के इस गेम में वापस आने की है, क्या वो कामयाब होगी और कितना कामयाब होगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कबूल अहमद। कबूल राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजतक.in वेबसाइट के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं। इसके अलावा आस मोहम्मद हमारे साथ जुड़ेंगे। आस मोहम्मद से हम खास तौर पर पश्चिमी यूपी में निकाय चुनावों में पश्चिमी यूपी का, मुस्लिम का और मायावती का डायनामिक्स समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार 2017 में मायावती के 2 मेयर चुने गए थे, वो अलीगढ़ और मेरठ से ही थे, यानी पश्चिमी यूपी में एक बड़ा स्टेक है मायावती का। हमारे साथ सैयद कासिम साहब भी जुड़ेंगे और कुमार अभिषेक भी। सबसे पहले कबूल मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक बार फिर मायावती ने मुस्लिम वोटर पर अपना बहुत ज्यादा फोकस दिखाया है, मुस्लिम वोटर को लुभाने की कोशिश की है, तो क्या निकाय चुनाव में मायावती प्लस मुस्लिम प्लस दलित का कोई समीकरण बनता आपको दिख रहा है? देखिए नीरज भाई, दरअसल बसपा का अब जो वापसी का आधार है वो पूरा से दलित पे नहीं बल्कि मुस्लिम वोटों पे टिका हुआ है। इस बात को मायावती बखूबी समझ चुकी हैं कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश की सियासत में वापसी करना है और अपने खोए हुए जनाधार को पाना है, तो ऐसे में सबसे इजी और सबसे सरल और सबसे आसान वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है और दलित मुस्लिम फार्मूले के जरिए हम उसे वापस ला सकते हैं। यही वजह थी कि आज मायावती जिस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कॉम्बिनेशन बना रही है भाजपा, उसको लेके उन्होंने आक्रमण किया और भाजपा पे सवाल खड़े किए। इस तरह से मायावती ने ये संदेश भी मुसलमानों को देने की कोशिश की है और समाजवादी पर नरम, मतलब खासतौर समाजवादी पार्टी को जिस बात का आपने जिक्र किया कि वो सिर्फ छू के चली गई, 1-2 जगह उन्होंने सपा का जिक्र किया। दरअसल मायावती ये बताना चाहती हैं और ये नैरेटिव बनाना चाहती हैं, क्योंकि लगातार एक नैरेटिव बना हुआ है उत्तर प्रदेश में कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर रही हैं, सलाहकार के तौर पे काम कर रही हैं। तो आज मायावती जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया
उसके जरिए ये बताने की कोशिश की कि उनकी वो भाजपा को लेके वो रुख अपनाना चाहती हैं और इसके जरिए वो मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन मायावती ने एक बड़ी जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पसमानदा कार्ड का मजाक बनाया है, उन्होंने कहा पूरा यूपी ही पसमानदा हो गया है। तो अगर ये देखा जाए तो क्या मायावती क्या कहना चाहती है? दरअसल मायावती की जो मुस्लिम सियासत भी रही है नीरज भाई, वो भी अशराफ के इर्द गिर्द सिमटी हुई रही है। और चाहे उनके जो पार्टी के चेहरा हुआ करते थे, चाहे वो मुनकादली हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, एक समय तक वही सब जो है भारतीय बहुजन समाज पार्टी के चेहरा हुआ करते थे और तमाम जो लीडरशिप थी वो अपर क्लास की थी। तो मुझे लगता है कि मायावती और जिस तरह की राजनीति बदली है, और नीरज भाई आपको हम बताएं कि मुसलमानों की जो लीडरशिप जिस तरह से वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या समय के साथ बदली हो, पसमानदा मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार तेजी से बढ़ रहा है, राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा है, पूरी सियासत धीरे धीरे ओबीसी मुस्लिमों के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। इस बात को भी मायावती नहीं समझ पा रही हैं, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कैसी वो चुप कर रही हैं। अगर वो सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं तो ये मुझे लगता है फिर मायावती एक बार चुप करेंगी। दरअसल मायावती ये भरोसा जताना चाहती हैं कि वो दलित मुस्लिम कम्बिनेशन के जरिए लड़ सकती हैं, लेकिन अगर उसमें वो पसमानदा को इग्नोर करती हैं, क्योंकि आप देखेंगे नीरज भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी भी पसमानदाओं पे फोकस कर रही है। अगर उसने कहीं अपने संगठन में या अपने खास तो जो है एमएलसी का चुनाव रहा हो, उसमें जब चुनने की बात आई है तो अगर एक अशराफ को चुना है अपर क्लास का, तो एक ओबीसी से भी चुन के बराबर की भागीदारी देने की अखिलेश यादव ने कवायद की है। तो मुझे लगता है कि इस बात को मायावती, हालांकि मायावती ने भी अपने संगठन में जिन लोगों को रखा है उसमें देखा जाए तो शमसुद्दीन रायनी पसमानदा आते हैं, लेकिन बाकी जो मुसलमान हैं वो अपर क्लास के हैं। लेकिन अब चीजें वर्गीकरण के आधार पर बढ़ चुकी हैं। अब अगर मुसलमानों के वोट को पूरा होल वोट मुस्लिम पैटर्न रिलीजियस बेस पे देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है यही बड़ी चूक हो रही है। और अब मुसलमान भी अलग अलग कास्ट बेस्ड, और खास तौर से नीरज भाई जो निकाय चुनाव होता है, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पसमानदा और अशराफ की बात नहीं, बल्कि एक एक जातियों का होता है। अंसारी है, कुरैशी है, राइन है, बहुत मतलब आप समझ लीजिए कि वर्ग जातियों के वर्ग में बढ़ जाता है और उस जात में भी चीजें होती हैं। तो मैं इस चीज से पूरी तरह से है कि मायावती अगर होल मुस्लिम को लेकर चल रही हैं और सोच रही हैं तो यहाँ चूक करेंगी। और वो जिस तरह से उन्होंने पसमानदा का मजाक बनाया, मुझे लगता है वो थोड़ा सा वो बीजेपी के पसमानदा फार्मूले का मजाक बनाया है, लेकिन उसके मैसेज बहुत हैं। तो ये कहना कि पूरा यूपी ही पसमानदा है, अगर वो पूरे मुसलमानों को पसमानदा के नजरिए से देख रही हैं, तो मुझे लगता है इस चीज को खासतौर पे जो ओबीसी मुस्लिम है वो तो नहीं समझ सकता है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और मायावती जिस तरह से आज ये चाहे सहिष्णुता का परवीन का फेल होना हो या जाति सीटों का समीकरण का बदलना हो, ये मायावती को आभास हो चुका है कि 2017 जैसे नतीजे दोहराना उनके लिए आसान नहीं है। इसीलिए वो बैलेट पेपर के मतलब ईवीएम बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम की बात करने लगी हैं, ईवीएम का मुद्दा उछाल दिया है। तो मुझे लगता है उनको एक माहौल, एक भाव, उत्तर प्रदेश की एक सियासी जो तपिश है उसकी जो गर्माहट के एहसास मायावती को हो चुका है, और उनको इस बात की बखूबी पता है कि क्योंकि मायावती की वापसी का पूरी संभावना जो कुछ भी आधार टिका है नीरज भाई, वो इसी नगर निकाय चुनाव पे टिका है। अगर मायावती इस चुनाव में बहुत अच्छा नहीं कर पाती हैं तो उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये चुनाव 2024 के लिटमस टेस्ट के तौर पे देखा गया है, जीत हार नहीं। अगर हर चुनाव में लड़ाई सपा बनाम बीजेपी होती है या बीजेपी बनाम बसपा की, जिसकी लड़ाई बीजेपी से होगी वही 2024 में जो है भाजपा का विकल्प बनने की लड़ाई है। ये विपक्ष में लड़ाई जीतने की नहीं बल्कि विकल्प बनने की। जी बिल्कुल। मैं आसिफ मोहम्मद साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप म्यूट कर लें अपना जवाब देने। असल हो रहा है आपके शायद हेडफोन में वो आवाज, तो आप म्यूट कर लीजिए, बस उससे बात बन जाएगी। दोस्तों हमारे साथ सैयद कासिम साहब और कुमार अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। कासिम साहब आपके पास आना चाहूंगा कि मायावती ने आज निकाय चुनावों के लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें काफी महत्वपूर्ण बातें की, लेकिन पिछले कई महीनों से जो हम एक रणनीति देख रहे हैं कि मायावती मुस्लिम वोटर को
अपनी तरफ खींचने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने पसमानदा मुसलमान का हवाला देकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और एक तरीके से मुस्लिम वोटर से अपील की अपना साथ देने का निकाय चुनावों में। क्या आपको लगता है कि निकाय चुनावों में मायावती की मुस्लिम को लेकर कोई खास रणनीति है, वो उन्हें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने वाली हैं और उनकी तरफ ये मुस्लिम वोट इस चुनाव में लौट सकता है? देखिए, मैं अभी कबूल भाई को सुन रहा था नीरज जी। कबूल भाई चूंकि उनकी बहुत अच्छी स्टडी है इन सब चीजों पे, और वो पसमानदा को लेके जो बता रहे थे, मैं कबूल भाई से बहुत हद तक सहमत हूँ। लेकिन एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में जितना पसमानदा है और भारतीय जनता पार्टी जितने लोगों का इस वक्त उत्पीड़न हो रहा है, उसमें जो जितने लोग हैं उसमें आजम खान को छोड़ के सभी पसमानदा है। वो चाहे अतीक हो वो पसमानदा है, चाहे आप इरफान सोलंकी हो वो पसमानदा है, याकूब कुरैशी हो वो पसमानदा है, आपके शाजिल इस्लाम अंसारी हो वो पसमानदा है। ये जितने नाम आपको दिखाई देते हैं सारे के सारे पसमानदा है। तो और भारतीय जनता पार्टी पसमानदा की बात कर रही है। मायावती ने जो लफ्ज पसमानदा इस्तेमाल किया, पूरा उत्तर प्रदेश पसमानदा है। पसमानदा का उनका जो एंगल रहा, वो एंगल जो है वो पसमानदा है, कमजोर है, पिछड़ा है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनका मतलब ये था, पसमानदा का मतलब ये नहीं था कि वो अंसारी है, कुरैशी है और क्या कहते हैं राइनी है और उसके बाद तेली है या कि इस तरह की बात में मुझे जो लगता है। खैर, ये तो एक अलग बात हुई। देखिए, ऐसा है वो नीरज भाई के लगातार समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान बना हुआ है, मुसलमान समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ के वोट दे रहा है और वोट देते देते उसने 3-4 चुनाव निकाल दिए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी को उसने 80-85% से लेकर 92% तक वोट दिया है। मायावती को लगता है कि अगर निकाय चुनाव जो है इससे कोई सरकार नहीं बनने बिगड़ने वाली नहीं है। निकाय चुनाव में उनका प्रदर्शन पिछले चुनाव में जो भी निकाय के चुनाव हुए उसमें ठीक रहा है। मेयर के चुनाव में विशेषकर उनको लगता है कि मेयर के चुनाव में अगर हम अच्छा कर जाते हैं, लिटमस टेस्ट वाली जो बात कर रहे हैं कबूल भाई, मैं उससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। तो वो सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, झांसी, इस तरह के जो मेयर हैं उसमें वो अपने आप प्रदर्शन जो है पुराना दोहरा दें और कुछ नया करके अगर मेयर चुनाव में वापसी कर लें तो 2024 के लिए हम एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी, अपनी एक रणनीति, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, तो वो सोचता है कैसे। और इस बार तो मायावती कुछ ज्यादा ही है भाई। आप देखिए, शाइस्ता परवीन को लेके जिस तरह आज भी उन्होंने कहा कि गिरफ्तार हो, उसके बाद पुलिस की वो करे, उसके बाद जो उससे जो निकल के तथ्य आएंगे तब उनके ऊपर जो है कानून के हिसाब से चलती है बीएसपी। मतलब आज भी उन्होंने शाइस्ता परवीन को बचाया एक तरह से। तो उनकी स्ट्रेटजी, उनकी नियत, उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है और ये सही है कि पसमानदा मुसलमानों को लेके जो अभी कबूल भाई कह रहे थे, पूरे देश की राजनीति में हमेशा एक दो लीडर्स को आप छोड़ दीजिए तो सारे लीडर्स जो हैं वो गैर पसमानदा ही हुए हैं। वो किसी जमाने में जियाउर रहमान अंसारी आखिरी बड़े नेता हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे दिल्ली में। उसके अलावा दिल्ली में कोई बड़ा पसमानदा नाम हमको देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकारें जिसकी भी बनी, मंत्री राजमंत्री तमाम हो जाया करते थे, लेकिन कद्दावर के नाम पे वो आजम खां और नसीमुद्दीन सिद्दीकी इन्हीं के आसपास घूमती थी। तो ये सच है कि नगर पालिका के इलेक्शन में पसमानदा, आम पसमानदा छोड़ दीजिए, कुरैशी अलग जाता है, अंसारी अलग जाता है और राइनी अलग जाता है। जिसकी जो आबादी होती है उस हिसाब से अगर उसका कैंडिडेट लड़ रहा है तो अपनी बिरादरियों के साथ चला जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम देखते हैं कि पिछले में जब भारत की जो तरीका है देश की हमारे राजनीति में कि लोधी लड़ रहा है तो लोधी उसके साथ चला जाएगा, कुर्मी लड़ रहा है तो कुर्मी उसके साथ चला जाएगा। ये भारत का जो एक वो सिस्टम है चुनाव का, वही सिस्टम जो है मुसलमानों पर भी लागू होना शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि मुस्लिम जो है वो आफ्टर ऑल मुसलमान भी हो जाता है और कहीं पे किसी तरह की जो कोई घटना घटित होती है, जो लिंचिंग से लेकर कोई भी घटना, तो उसमें ये नहीं पूछा जाता है तुम पसमानदा हो कि गैर पसमानदा हो। तो ये एक चीज ऐसी है जो मुसलमान बनाती है। और फिर मुसलमानों के साथ एक चीज और है, अक्सर आप पढ़िए या देखिए तो मुसलमानों को उम्मा कहा जाता है कि सारे मुसलमान एक उम्मत है। ये अलग बात है कि भारत में पसमानदा और गैर पसमानदा और बिरादरियां इसमें बंटवारा जरूर है। मायावती कितनी सफल होती हैं ये तो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में मायावती ने जिस तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश यादव को छुआ भी नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ बीजेपी पे अपना टारगेट रखा, बीजेपी पे निशाना किया, बीजेपी की बात की। मैं नीरज भाई बहुत जमाने से कह रहा हूँ, फिर आज कह रहा हूँ, मायावती की जो रणनीति है, मायावती जिस तरह से चल रही है, जो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो बहुत एक दिन पहले, आज मैं सुबह 10 बजे आपके यहाँ लाइव कर रहा, 10:15 लाइव कर रहा था सुषमा के साथ। 10 बजे मेरे पास एक कॉल आई और वो किसी एक चैनल से थी, बड़े चैनल से, वो
कुबुल भाई ने उनका हवाला दे दिया था, वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने पूछा कि सारे चैनल्स में चल रहा है कि अशरफ की बीवी को टिकट मिलेगा। मैंने कहा हरगिज नहीं मिलेगा, अशरफ की बीवी क्या, अशरफ के परिवार से और अतीक के परिवार से किसी को टिकट बसपा नहीं देगी। और उसके बाद मायावती ने आगे 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब जगह नहीं होती हैं, जब हो जाती है तभी जानकारी होती है। मैं इतना जानता हूं कि मेरे पास जो खबरें हैं उस खबरों के हिसाब से मायावती का जो एक्शन प्लान है, जैसे उन्होंने आज से समाजवादी पार्टी को टच करना छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी पे अटैक बढ़ता रहेगा। और मायावती बीजेपी के खिलाफ हमलावर होंगी। और जी मायावती तो के साथ एक प्लस पॉइंट है नीरज जी, वो 10 सेकंड में बात कर दूं कि मायावती ना अफ्तार करती हैं, ना भंडारा करती हैं, ना मस्जिद में जाती हैं, ना दरगाह में जाती हैं, ना मंदिर में जाती हैं। तो मायावती के साथ एक चीज ये प्लस पॉइंट है जो उनको काम आ जाता है नीरज जी। जी कैप्टन सर, मैं आपकी बात को मायावती के इस रणनीतिक पर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले, चूंकि हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव हैं इस कार्यक्रम, हमने यूट्यूब पर एक पोल पूछा है जो कि क्रक्स है किसी भी पॉलिटिकल डिबेट के लिए या पॉलिटिकल प्रोसेस का, कि आखिर ये मायावती इतनी कवायद कर रही है लेकिन क्या मुसलमान उन्हें वोट देंगे। इसका जवाब हाँ या ना में हमारे दर्शकों को देना है। तो हमारी अपील है कि भारी संख्या में इस पोल में हिस्सा लीजिए, और न सिर्फ पोल में हिस्सा लीजिए बल्कि अपने सवाल भी पूछे, ताकि हमारा जो आज का गेस्ट पैनल है हम उस पर उनसे उनकी राय ले सके। कुमार अशरफ जी, मैं आपके पास आऊंगा, तब इससे पहले मैं थोड़ा आस मोहम्मद के पास जाता हूं। थोड़ा पश्चिमी यूपी की हम पड़ताल करें इसी बहाने कि मायावती ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मुसलमानों को लेकर अपनी एक नई रणनीति या ये यूं कह ले कि जो अपनी रणनीति थी उसको और ज्यादा खोल कर रखा। तो आश मोहम्मद साहब, आपको क्या लगता है कि इसका पश्चिमी यूपी में जमीनी असर क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से जयंत और अखिलेश यादव की सियासत चली है, वो जोड़ी पसंद की जा रही है, उसको लेके जमीन से रिएक्शंस आ रहे हैं, उपचुनाव में भी उसके नतीजे देखने को मिले। तो क्या आपको लगता है कि जो मुसलमानों के लिए आजमाई हुई जोड़ी है उसकी बजाय मायावती भले मुस्लिमों की आज बात करें, पसमानदा सियासत की बात करें, या सियासत की ना भी कहें, पसमानदा शब्द का इस्तेमाल करें, तो क्या आपको लगता है कि मायावती खास करके पश्चिमी यूपी में अपना जाटो और मुस्लिम कोई कॉम्बिनेशन बना पाएंगी? देखिए अमीश जी, मैं कबूल भाई और सैयद कासिम साहब दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बहुत हार्डली कि मैं उनकी चीजों को समझ नहीं पा रहा हूं। जो सवाल आपने किया है उसका पहला जो जवाब है वो ये है कि ये जो नगर निकाय का चुनाव है ये पर्सनली बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, और पर्सनली इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है कि एक एक वोटर तक कैंडिडेट खुद उसको जो है जाने की कोशिश करता है, और बहुत सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे होते हैं जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों से बिल्कुल अलग होते हैं चुनावों में। तो ये मायावती जी जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, उसमें कुछ कह देंगी, और उसके बाद में जो है जैसे लोकसभा चुनाव में 50 साल पहले होता था कि कैंडिडेट अंतिम समय पर घोषित किया, हाथ हिलाया और वोट हो गए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ये क्लियर बिल्कुल सब समझ लें। तो ये संभव ही नहीं है कि मायावती कुछ कह दें या अखिलेश यादव जी कुछ कह दें या फिर जो है कोई कुछ कह दे। तो इस चुनाव में आप लिख लीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अपनी स्टडी के आधार पर कह रहा हूँ, 2018 से कई गुना बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। अभी का जो स्थिति है, अभी की जो स्थिति है वो ये है कि टिकटों की मारामारी है। भारतीय जनता पार्टी को का मुकाबला ना समाजवादी पार्टी से है ना बहुजन समाज पार्टी से है, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों से है। निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो ज्यादा इसमें असरदार साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी चुनाव में। अभी स्थिति यह है कि मान लीजिए एक जगह 4 प्रत्याशी हैं तो 4 में से 3 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक बात। दूसरी बात, मायावती का जहां तक प्रश्न है कि ये जो आप पूछ रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है, ये देखिए ये जो इसके बहुत सारे भौगोलिक और सोशलिज्म के जैसे कारण है, यानी आबादी कौन कहाँ रहती है। राष्ट्रीय लोकदल की जो आबादी है उसका अधिक निवास, उनके जो समर्थक है उनका अधिक निवास गांवों के क्षेत्र में है, वो विधानसभा में असर करता है, लोकसभा में असर करता है। समाजवादी पार्टी की जो आपका वोटर है वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। कुछ अगर हम जिलों को छोड़ दें, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर का कुछ इलाका, सहारनपुर का कुछ इलाका, तो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है कि वो एक तरफा पढ़ के जिता ले जाए। ये तो अभी एक चीज और हुई है, बहुत सारे लोगों को तो है ये समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो जब रिजल्ट आएगा तो आ जाएगा कि ये जो छोटे छोटे स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जनहित की योजनाएं चलाई जिससे आम समुदाय को फायदा पहुंचा, सभी लोगों के लिए था, जैसे इन्होंने राशन वाला था इनका, या प्रधानमंत्री आवास वाला था, ये सीधे कनेक्ट होते हैं स्थानीय सभासदों से और स्थानीय स्तर के छोटे छोटे नेताओं से।
छोटे छोटे नेताओं का काम, जिस जनता के लोग, जनता का जो काम छोटे छोटे नेताओं का, वो अभी तो उनका वोट मांगने का अवसर आया है, तो ये चूंकि उनसे जुड़े हैं तो वो वोट मांगेंगे। तो छोटी जनता जो है वो इस बात से, यानी राहुल की जनता इस बात से इंप्रेस हो रही है कि हमारा घर बनवा दिया था इस सभासद ने, या हमारे जो है वो राशन कार्ड, बहुत मुश्किल था राशन कार्ड बनवाना, कि हमारा राशन कार्ड बनवा दिया था इस सभासद ने, इस बात का असर पड़ रहा है। तो बड़े लेवल पे सोचना इसको, वो अलग चीज है। एक अलग स्थिति हम ये कह दें कि जैसे मेरठ है, तो मेरठ में अभी तो दूसरी पार्टी आपस में जूझ रही है, अखिलेश यादव वहां रफीक अंसारी और अतुल प्रधान के बीच जूझ रहे हैं। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है मेयर का, तो वो एक प्रत्याशी के पास गए थे, अगले दिन उनके जिलाध्यक्ष वो फेसबुक पे लिख रहे हैं कि हम प्रत्याशी के पास गए थे लेकिन प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, खुद अपनी छिछेलेदार करा रहे हैं। तो बहुत बिल्कुल एकदम क्लियर सी कहानी है कि 3 फॉर्मेट है। एक है मेयर का फॉर्मेट, देखिए छोटी से छोटी नगर पंचायत भी है, मान लीजिए मिसाल के तौर पे किसी का नाम लेते हैं, बिजनौर की नहटोर है, तो 50 करोड़ रुपए का बजट आता है वहां 5 साल में, तो वहां 50 करोड़ का आता है। अब लखनऊ पे अगर चला जाए तो वहां 2000 करोड़ का बजट है, 14 मेयर है। भाजपा का पहला मकसद है कि 14 के 14 मेयर जीते जाए। पहले अलीगढ़ और सहारनपुर जरूर जीत गए थे, इस बार कोई संभावना नहीं है। और मायावती चूंकि पिछली बार की अच्छी पोजीशन रही थी, झांसी में बहुत क्लोज हार गए थे, सहारनपुर में क्लोज हार गए थे, और मेरठ और वो जीत गए थे अलीगढ़, तो इसलिए उनकी उम्मीद है। तो मायावती की ये उम्मीद है, क्योंकि हमारा वोटर रहता है वहां पर शहरों में, मुसलमान वोटर भी क्योंकि अधिकतर गरीब तबका हमें मिल सकता है, तो उस पर वो जिंदा है। तो समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों के लिए तो बहुत खराब स्थिति है। मायावती थोड़ी सी उम्मीद, लेकिन जिस तरह की बात मायावती ने आज कही है, वो उस दौर की राजनीति खत्म हो गई है। अब तो कनेक्टिंग पीपल राजनीति है। कनेक्टिंग पीपल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है अमीश जी। और ग्राउंड की स्थिति भी यही कहती है कि मुझे लगता है कि 2018 से बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है इस नगर निकाय चुनाव में। पसमानदा की बात मैं और बता दूं, बहुत बात करने लगे हैं लोग कि अभी कि पसमानदा को लेकर के जो है वो प्रतिनिधित्व। आप देखिए, मैं एक लाइन की बात बताता हूँ, मायावती जी कुछ कहें, अखिलेश यादव जी कुछ कहें, या भारतीय जनता पार्टी कुछ कहें, अगर कुरैशी कैंडिडेट मेरठ से आ गया तो सारे नेता आ जाएं, कुरैशी बिरादरी कुरैशी कैंडिडेट को वोट करेगी। अगर अंसारी कैंडिडेट सहारनपुर से आ गया तो सारे नेता आ जाएं, अंसारी बिरादरी को वोट करेगी। तो पसमानदा के लोगों में अपने अंदर में खुद बड़े नेताओं की ना मानने का चलन चल पड़ा है। वो खुद इतने समझदार हो गए हैं कि किसको वोट देना है, ये प्रैक्टिकल है, आप चाहे तो आप देख लेना। यानी लोग अपने अपने को वोट, इन क्लोज कॉन्टेक्स्ट में इस चुनाव में अपने को जिताने का रिवाज है अमीश जी। जी आपने तो कुछ नया आयाम पेश किया आज मोहम्मद भाई। हम चलेंगे कुमार अभिषेक जी के पास, क्योंकि के पास काफी सूचनाएं आती हैं, वो पूरे प्रदेश को के दौरों पर रहते हैं, कवर करते हैं। कुमार अभिषेक जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अभी कासिम जी को भी आपने सुना, आस मोहम्मद को भी आपने सुना। कासिम जी ने एक बात कही कि मायावती न तो भंडारा करती हैं और न ही इफ्तार करती हैं। वो स्पष्ट अपनी राजनीति की एक लाइन उनकी खींचने की अपनी शैली रही है, और आज भी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमोबेश यही कोशिश की। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से अगर हम थोड़ा सा ठीक पहले जाएं तो मायावती जो जिस राजनीतिक संकट से गुजर रही हैं उसने उनकी राजनीति को जरूर प्रभावित किया। जैसे उनकी राजनीति में उनके मंच से या उनके जो सम्मेलन से कभी हमने जय श्री राम के नारे नहीं सुने, या उनके मंच पर वो त्रिशूल लेकर भी उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई, ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने की कवायद जिसे कहा गया यूपी विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन ब्राह्मण तो आया नहीं उनके हाथ में, अब वो एक बार फिर मुसलमानों को लुभाने की कवायद में जुटी हुई हैं। तो क्या आपको लग रहा है, खास करके इस नगर निकाय के चुनाव में, कि जो अभी आपने क्षेत्र के दौरे किए हैं, कई जिलों से आप गए, अभी आप आजमगढ़ से भी लौटे हैं, तमाम जगह आप घूम के आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि मायावती का नगर निकाय चुनाव को लेकर जो भी सक्रिय रूप सामने आ रहा है, खासकर मुस्लिम वोटर्स के संदर्भ में अगर बात करें, तो इसका कोई धरातल पर हमें इंपैक्ट दिख रहा है क्या? देखिए अमीश, मेरा मानना, बहुत कुछ हमारे जितने पैनलिस्ट हैं सभी लोगों ने जो बातें कही हैं, मैं बहुत उससे इतर नहीं जा रहा हूं। मेरा जवाब भी उनके बीच का ही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो बार बार जो प्रयोग होते हैं, चाहे सपा कर ले या फिर बसपा कर ले रही है, कि कभी ब्राह्मण को साथ ले लिया, ब्राह्मण नहीं चला तो अब मुसलमान को साथ ले लिया। तो अगर हम इसे बड़े कैनवास पर देखें तो ये बहुत आसान नहीं होता कि आप किसी को एक बार छोड़ें, अगली बार उसे साथ ले ले तो वो सबका सब तबका जुड़ जाए। मैं आजमगढ़ भी गया था, कई जिलों में इधर घूम करके आया हूँ। सीधे सीधे मुस्लिम वोटर्स को लेकर के मैं अपनी पहली फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस है वो तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये जो बीएसपी है वो बहुत आसान उसके लिए नहीं होने वाला ये चुनाव। आज मोहम्मद जी जो कह रहे थे, मैं उससे अपने को बहुत जोड़ता हूं, इसलिए जोड़ता हूं क्योंकि ये जो चुनाव है ये छोटे छोटे यूनिट्स का चुनाव है, गली मोहल्लों का चुनाव है, और इसमें ये घोर जातियों का चुनाव है। आप कह लीजिए तो जैसा उन्होंने कहा कि अगर कुरैशी खड़ा हो जाएगा मेरठ से तो सारे कुरैशी वोट करेंगे, अंसारी अगर खड़ा हो जाएगा सहारनपुर से तो सारे अंसारी वोट करेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, और ये मुझे लग रहा है कि सिर्फ इसी पे नहीं होता, हिंदू बिरादरी में भी आप देखेंगे कि अगर कोई ऐसी जाति खड़ी होती है तो उसके जाति की का एक बड़ा तबका इस चुनाव में खास करके वोट कर जाएगा। इसमें कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इसमें कोई योगी नहीं है, इसमें कोई सीधे अखिलेश नहीं है, इसमें कोई मायावती डायरेक्ट नहीं है जिन्हें कोई सीधी सत्ता मिल रही हो, ये सही बात है। दूसरी बात यह है कि ये सरकार का चुनाव है, एक तरीके से मैं इसको मानता हूं कि जो लोग वोट करते हैं वो ये सोच करके जाते हैं कि ये ऐसा चुनाव है जो उनके लिए गली मोहल्ले खड़ंजे नाली पानी इसके लिए ये चुनाव है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा एक मानना यह भी है कि एक पैटर्न है, जो वोट करने की जिसकी आदत हो जाती है, जिस पार्टी के साथ जो जुड़ जाता है उसको छोड़ना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मुस्लिम अगर सपा को वोट कर रहा है तो वो अचानक से मायावती को वोट कर देगा या बीजेपी को वोट कर देगा, मुझे इसमें डाउट है। ये जरूर है कि वो निर्दलीय को वोट कर देगा, ये जरूर है कि वो अपने आसपास के अपने स्वजातियों को वोट कर देगा, लेकिन उसकी जो विचार बदल जाएंगे और वो पलट के वोट कर जाएगा, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी इस बार कई मुसलमानों को उतारने जा रही है। वैसे पिछली बार भी उसने कुछ टिकट दिए थे, लेकिन इस बार जो मुझे लग रहा है कि घोर ऐसे मुस्लिम मोहल्ले जहां पे हार्डकोर, मतलब वहां पे ज्यादा आबादी दूसरी जातियों की नहीं है, 90 80 85 100% जो अगर मुस्लिम्स की आबादी है, तो वहां पर बीजेपी भी मुस्लिम चेहरे उतारेगी। ऐसी स्थिति में बीजेपी को कितने वोट मिलेंगे ये तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन उस कह सकते हैं कि वो भी तालाब में कंकड़ डालेगी। और जो पसमानदा कार्ड इस वक्त खेला गया है, तो पसमानदा को कोई नकार दे, पसमानदा को कोई टिकट दे दे, लेकिन बीजेपी जब पसमानदा करके जा रही है और ये जो लाभार्थियों को लेकर के उसने जो एक तरीके से ग्राउंड पर एक काम किया है, तो ये ऐसा वक्त होगा जब वो एक एक लाभार्थी से मांगेगी कि भाई मैंने आपको दिलाया, मैंने आपको दिया, आप मुझे दें। मिलेगा नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका है जब वो सीधे कनेक्ट करने जा रही है अपने मुस्लिम वोटर्स से, जो कि इस चुनाव में कनेक्ट करेगी। 2024 के लिए वो एक लॉन्च पैड बना रही है। मुझे नहीं लगता कि 2024 में भी कोई मुसलमान वैसा कोई वोट करेगा, लेकिन वो चाहती है कि इस निकाय चुनाव के बहाने एक लॉन्च पैड मुसलमानों के बीच में लेके चला जाए, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो लाभार्थी रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें जो बेनिफिशियरी हैं, जिन्हें तमाम सुविधाएं मिली हैं। तो मुझे 2-3 चीजें दिख रही हैं। एक तो ये कि मायावती निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में बहुत मजबूती से लड़ी, 2 जगह जीती भी थी, लेकिन इस बार मायावती कोई बहुत करिश्मा करेंगी, मुझे इसमें डाउट है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये भी लगता है कि मुस्लिम वोटर का वोटिंग का जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बदलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पर वो पैटर्न बदलेगा, मतलब स्थानीय लेवल पर बदलेगा, और निर्दलियों के प्रति अपने बिरादरी के प्रति वो चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। और बीजेपी भी इस बार मुझे लगता है कि वाटर टेस्ट करेगी, और मुझे लगता है कि बहुत हद तक वो इस बार ये देखेगी कि मुसलमानों के बीच में उसका अपना कितना प्रेजेंस है। ये 3 चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं इस बात से जरूर सहमत हूँ कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जो ग्राउंड है वो ज्यादा मजबूत है। जी, हमारे बहुत सारे दर्शक इस पर अपनी टिप्पणियां लिख रहे हैं। मधुकर कुमार है, मुस्लिम अगर सपा को वोट करते रहेंगे तो सीधा बीजेपी को फायदा होगा। यही बात एक हमारे दर्शक है जिनका हैंडल है यूएस ऑप्शन। जितना मुस्लिम समाज सपा को वोट देगा उतना भाजपा को फायदा होगा। सपा को मुस्लिम समाज 4 बार से वोट दे रहा है, लेकिन क्या मिलकर सपा भाजपा को जिता रही है? कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि भाजपा को ही फायदा हो रहा है और भाजपा जीत रही है। समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो
माफ कीजिएगा, दलित मुस्लिम गठजोड़ एक इतिहास रचने वाला है, ये यूएस ऑप्शन जो हैंडल है उनका कहना है कि, और इसका बड़ा संदेश जाएगा 2024 के चुनाव में। तो तमाम दर्शकों की अपनी अपनी टिप्पणियां हैं। कबूल, मैं उसी बात के साथ आपके पास आना चाहता हूं जो कुमार अभिषेक ने कही कि मायावती जरूर मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समुदाय में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, और जैसा आपने कहा उन्हें लगता है कि अपना अब जो उनकी बची हुई राजनीति है उसको फिर से मजबूत जो करना है वो मुस्लिम के जरिए हो सकता है। लेकिन मायावती का मुकाबला क्या सिर्फ निकाय चुनावों की बात मैं कर रहा हूं, क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी से है मुस्लिम वोट को लेने के लिए? क्योंकि बीजेपी ने पिछले कई महीनों में बहुत ही गंभीर और संजीदा कोशिशें की हैं मुस्लिम समाज को अपनी तरफ खींचने की, और जैसा कुमार ने कहा कि वो निकाय चुनावों में उसकी वोटर टेस्टिंग कर सकते हैं। पद्मश्री मिल रहा है तो वहां पर अगर मुस्लिम समुदाय के किसी शख्स को मिल रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, एमएलसी बन रहे हैं, तो वहां पर एक ऐसे शख्स को बनाया जा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुका है। तमाम, मतलब जिसे कह सकते हैं कि हम सिर्फ कहने के लिए नहीं, और तो और तमाम उम्र अपने खिलाफ पॉलिटिक्स करने वाले मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दे रही है बीजेपी। तो बीजेपी की कुछ संजीदा कोशिशें हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट का ये बंटवारा मायावती और बीजेपी में, मतलब बीजेपी में भी हो सकता है क्या, या बीजेपी भी एक कंटेंडर है मुस्लिम वोट को खींचने के लिए मायावती के सामने? नीरज भाई, थोड़ा सा मुझे लगता है इस बात को बार बार पूरे चुनाव को, निकाय चुनाव को एक नजरिए से देखा जा रहा है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा वो देखने के जिसको मैं देखता हूं, दरअसल जो नगर निकाय चुनाव है वो 4 स्तर का चुनाव है, ठीक है। पहला स्तर का चुनाव नगर निगम के मेयर का है, फिर उसके बाद आइए तो दूसरा होता है नगर पालिका अध्यक्ष का, जो जिला स्तर और बड़े जो आबादी वाले शहर हैं, कस्बे हैं, उनका है। उसके बाद छोटा जो सबसे इकाई है वो नगर पंचायत है, और फिर सबसे आखिरी में हर तीनों में निकायों में जो पार्षद का चुनाव होता है, वो जिसको वार्ड मेंबर अलग कहते हैं, काउंसलर का चुनाव है। तो जो इसके जो 3 स्तर के चुनाव है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, तीनों के पैटर्न नीरज भाई अलग हैं। अगर एक पैटर्न से कोई देख रहा है तो मैं नहीं समझता हूं इसके पैटर्न है। नगर निगम का चुनाव पूरी तरह से राजनीतिक दलों के आधार पे होता है, उसके टिकट के वितरण पे भी होता है। ये मैं इनकार नहीं कर सकता हूं कि कास्ट का इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन उस पार्टी के सिंबल का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहते हुए 2012 में बसपा की सरकार होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस समय भी अच्छे खासे नगर निगम के चुनाव, उस समय तो 14 नगर थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी, और 7 से 8 जो है मेयर भारतीय जनता पार्टी अपने बनाने में कामयाब रही थी। उससे पहले भी चले नीरज भाई, तब भी। तो एक बात ये दिखती है, लगातार अगर देखें तो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आधार हमेशा रहा है। जब वो सत्ता से बाहर रही है, बहुत बुरे कंडीशन में रही है, तब भी मेयर के चुनाव वो जीतती रही है। दूसरा है कि कांग्रेस भी मेयर के चुनाव में अपने बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है, और ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं अभी हैं, उसके 3 मेयर एक साथ उत्तर प्रदेश में रहे हैं। तो कांग्रेस का भी आधार रहा है। समाजवादी पार्टी कुछ जगह पे ही जीत पाई है, और वो उन्हीं इलाकों में जीती है जहां पे उसका पक्ष का समीकरण बन पाया था। जैसे उदाहरण के तौर पे मुरादाबाद में वो जीती तो एसटी हसन के कैंडिडेट थे, तो मुस्लिम कैंडिडेट के सहारे वो जीतती नहीं। प्रयागराज में वो तब जीती जब उसने कायस्थ कैंडिडेट उतारा, और कायस्थ समुदाय के कैंडिडेट को लड़ा के, और उस इलाके में कायस्थ मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना के ही जीतने में सफल हुई है, और मुलायम सिंह के दौर में वहां से मेयर बनाने। तो एक और है, कांग्रेस का दरअसल वहां पे ब्राह्मण, पंजाबी, मुस्लिम कॉम्बिनेशन से जीतती रही। भारतीय जनता पार्टी भी यही उसका फार्मूला जो था, वो ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी और कायस्थ वोट मिला के भारतीय जनता, और दलित वोट मिला के भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर का चुनाव जीतती रही है। फिर आता बात बसपा का। बसपा ने जब भी जीता वो वहां की जो कैंडिडेट थे उनके आधार पे जीता। कभी
ऐसा नहीं कि उसका फार्मूला कभी बसपा का हिट हुआ हो। बसपा का फार्मूला चाहे वो प्रयागराज की बात हो, या अलीगढ़ की बात हो, या फिर वो मेरठ की बात हो। मेरठ में भी अगर योगेश वर्मा की पत्नी जीतती हैं तो उसमें जिस तरह से हाजी याकूब कुरैशी ने मेहनत किया था और उसको चुनाव जिताने में अहम भूमिका अदा की थी, वो भी जग जाहिर है। अगर अलीगढ़ में फुरकान जीते थे तो फुरकान का भी अपना एक आधार था, अपना एक पक्ष था। सहारनपुर में हाजी फजलुर रहमान अगर बहुत कम वोटों से हार गए थे और अच्छी टक्कर दिए थे तो उनका भी अपना आधार था। वहां पे भी मुसलमानों ने वहां पे किसाली सिर्फ जो है खाली कुरैशियों ने वोट नहीं दिया था। तो आप देखिए कि जब नगर निगम का चुनाव होता है नीरज भाई, तो वहां पे कैंडिडेट के साथ साथ पार्टी का टिकट भी बहुत इंपॉर्टेंस अहम भूमिका अदा करता है। तो एक बात तो ये, जब नगर पालिका में आते हैं तो वहां भी टिकट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है नीरज भाई। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा समीकरण यहाँ बदलने लगता है। आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ डाउन होता है नगर निगम से, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन होना शुरू हो जाता है। और जब नगर पंचायत के स्तर पे आता है तो नगर की पंचायत के स्तर पे निर्दलीयों की जीतने की संख्या बढ़ने लगती है। और क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल कैंडिडेट, क्योंकि बहुत मामूली सी, कहीं 20, कहीं पे 25,000 है, कहीं 15,000 आबादी का वोटर है, मतदाता है, तो कहीं 50,000 का है। तो ऐसी ऐसी नगर पंचायतें हैं, तो वहां पे खास तौर से आप देखेंगे कि सपा भी बहुत अच्छी फाइट देती है। निर्दलियों की संख्या सपा, बसपा और कांग्रेस, भाजपा से भी ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो निर्दलीय बन जाते हैं। तो मैं इस बात पे हूं कि जो नगर पंचायत होती है वहां का जो वोटिंग पैटर्न है नीरज भाई, वो अलग तरीके का है। और फिर जब पार्षद का आता है वो और भी अलग तरीके का होता है। तो ये हर जगह का एक ही वर्गीकरण में नहीं, एक ही नजरिए से देखने नहीं, हर चीज का जो चुनाव है उसका वोटिंग पैटर्न अलग, बहुत ही डिफरेंट है एक चीज। दूसरी बात यह है कि मायावती जिस फार्मूले की जगह कोशिश कर रही हैं उसमें से बहुत कुछ बह चुका है नीरज भाई। अब बसपा की जो वापसी की उम्मीद अगर लगा रही हैं कि मायावती अगर सिर्फ मुसलमानों की बात, मुस्लिम कैंडिडेट उतार के टिकट दे के अगर ये सोच रही हैं कि हम वापसी कर जाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। बहुत समीकरण बदल चुके हैं। दरअसल मायावती ये कोशिश कर रही हैं, दरअसल मायावती का जो अपना कोर वोट बैंक है नीरज भाई, वो बहुत खिसक गया है। जब बसपा जीती थी तो उसमें जीतने में जो उसके आधार थे, उस वक्त जाटो वोट उनके साथ रहा। इसीलिए जो जिन 3-4 सीटों पे बीएसपी अच्छा लड़ी थी, वहां पे उस वक्त बसपा का वोट उसके साथ जुड़ा हुआ रखा। लेकिन आज की स्थिति में वो नहीं है, क्योंकि जो दलित वोटर शहरों में है उसमें 3 मतलब अगर देखा जाए तो बाकी जगह जो खटिक, वाल्मीकि और ये जाटों का कुछ इलाका जो मेरठ और अलीगढ़ और सहारनपुर जैसी जगह पे है, बाकी जगह जो वोटर है वो जाटो है, वो खटिक है और वाल्मीकि है। और खटिक वाल्मीकि जो है बसपा का कोर वोट बैंक कभी भी नहीं रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। नीरज भाई देखेंगे अभी कानपुर में खटिक सम्मेलन हुआ था, वो खटिक सम्मेलन समाजवादी पार्टी ने किया था। आगरा में खटिक सम्मेलन हुआ तो खटिक सम्मेलन में प्रियंका गांधी पहुंची थी। तो आप देख लीजिए लगातार जो खटिकों का आधार है वो थोड़ा सा भाजपा से छिटका है, लेकिन विपक्ष उतनी तेजी से जोड़ नहीं पाया, उतनी जल्दी, उतना ज्यादा विश्वास के साथ जीत नहीं पाया। मायावती कोशिश कर रही हैं कि वोट लाएं, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है उसकी जो कोशिश है अगर देखें नीरज भाई, वो कई पार्टियों में बट रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे लगता है एक स्तर पर चला जाएगा। एक तो ये है कि नगर निगम चुनाव में मुझे लगता है बड़ी आबादी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी, और कुछ जगह पे कुछ लाभार्थी योजना इस वजह से। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी जिस संजीदगी के साथ मुस्लिम वोटों को जोड़ने की प्रयोग कर रही है, और कई प्रयोग के बाद अब वो इस नतीजे पर पहुंची है कि हमें लाभार्थी और जो बहुत ज्यादा पिछड़े खास तौर से वो हैं उसको। और ये पैटर्न गुजरात का पैटर्न है। जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो है निकाय चुनाव के जरिए मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देती रही है, उसी जरिए वही फार्मूला लेके उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी उसको आजमाना चाहती है, और उसी के जरिए वो जो है उनको प्रतिनिधित्व देना चाहती है। और इस बात की कोशिश ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पिछली बार भी ये कोशिश हुई थी। मैं कई सीटों का नतीजे का आपको बता दूं नीरज भाई, तो आप दंग रह जाएंगे कि उस भारतीय जनता पार्टी ने
मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, मुसलमान कैंडिडेट थे। उनके खानदान ने उनको वोट नहीं दिया और उनको गैर मुस्लिमों ने आंख मूंद कर वोट दिया और आंख बंद कर एक मुश्त वोट दिया और खाली ये कहा, उनके सगे चच्चा के लड़के ने वोट नहीं दिया और कहा कि मैं कैसे देता, तुम तो कमल के फूल पे खड़े थे, मेरा हाथ कांप रहे थे वोट देने में। तो ये जो, और आप समझ लीजिए कि इतना ज्यादा मुसलमानों के अंदर इस तरह का नजरिया भारतीय जनता पार्टी, और वो जब महज 34 वोट से हार गए थे, महज वो 34 वोट से हार गए थे और उनके सगे चच्चा के लड़के और बहू बेटियों ने वोट नहीं दिया, उनके खानदान को वोट नहीं मिला और उनको गैर मुस्लिमों ने एक मुफ्त वोट दिया था। तो एक बड़ी बात यह है नीरज भाई कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे निकाय चुनाव के जरिए मुसलमानों को जोड़ना चाहती है, लेकिन मुसलमानों का जो विश्वास भाजपा से नहीं बन पा रहा, वो भी एक बहुत बड़ी बात। लेकिन हाँ, ये है जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ये दिख रहा है कि सपा, बसपा, कांग्रेस, तमाम जो पार्टियां हैं वो दरकिनार कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस फिलहाल अभी एक बहुत मतलब देखें तो अभी कांग्रेस इस समय कोशिश कर रही है कि वो जो है प्रयागराज हो या कानपुर हो, कई जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है और वो इफ्तार पार्टी का आयोजन इस तरह किया है, उन्होंने निकाय चुनाव में ही अपने वोटों को जोड़ने के लिए, और उन जगह पे जहां कांग्रेस कभी अच्छा करती रही है। तो कांग्रेस का फोकस भी इस वक्त इफ्तार के जरिए जो है शहरों में जो उनका आधार खोया है उसको पाने की है। तो वो भी एक तरह से मुसलमानों की कोशिश कर रहे हैं, मायावती भी कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव इस विश्वास के साथ बैठे हैं कि हमें मुस्लिम वोट मिलेगा ही। अब बात आती है कि मुस्लिम कैंडिडेट, दरअसल समाजवादी पार्टी, अगर पिछली बार के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों का देखा जाए तो पिछली बार समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण, वैश्य और मुस्लिम कैंडिडेट का फार्मूला आजमाया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम छोड़ के दूसरा वोट बैंक उसका किसी भी शहरों में बहुत नहीं है, थोड़ी बहुत संख्या में है। दूसरी तरफ मायावती का जो फार्मूला हिट हो गया वो इंडिविजुअल कैंडिडेट थे, इसलिए हिट हो गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शहरों में मजबूत रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जीतती रही है। लेकिन कबूल भाई मायावती का फॉर्मूला हिट हो गया, ये भी हम कहाँ कह सकते हैं, क्योंकि जो बात आपने कही एग्जैक्टली, पहले मैं, हमारे एक दर्शक जगवीर सिंह है, उन्होंने सवाल पूछा कि बीजेपी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगी तो उनके ऊपर फिरका परस्त होने का आरोप नहीं लगेगा क्या? तो जगवीर कबूल भाई के तफसीली जवाब में मिल गया होगा अपने सवाल का जवाब कि बीजेपी गुजरात के निकाय चुनावों में भी ऐसा करती रही है, बीजेपी ने पिछले यूपी के निकाय चुनावों में भी ऐसा किया था, लेकिन जब बात विधानसभा पर जाती है और लोकसभा तक जाती है तब बीजेपी दूसरा संदेश लेकर आती है, वो निकाय चुनावों की इस परसेप्शन को वहां तक नहीं पहुंचने देती। अब कबूल भाई, आपने जो बात कही कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत और फिर पार्षद के चुनाव के पैटर्न अलग अलग हैं, कासिम साहब मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि हम जब बार बार ये कहते हैं कि पिछले चुनावों में मायावती ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो जरूर 16 में से 2 मेयर अपने बनाने में वो कामयाब हुई, लेकिन जब हम नगर पालिका पर आते हैं तो तकरीबन 200 नगर पालिका में से तीसरे नंबर पर बीएसपी थी, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी। बीजेपी ने 67 वोट जीते, 67 सभासद बनाए, सपा ने 45 और बीएसपी ने 28। और अगर हम पंचायत पर आ जाते हैं तो वही बात है, वहां पर तकरीबन 550 पंचायत में से निर्दलीय नंबर 1 पर थे, 180, बीजेपी को 100 मिले थे, सपा को 83 मिले थे और बीएसपी तो चौथे नंबर पे थी। तो अब इस 4 लेयर के चुनाव में आपको क्या लगता है कासिम साहब कि मायावती के लिए अगर कोई चांस है, अगर कोई मौका है, अगर कोई अवसर है, तो वो किस लेवल पर है? क्या सिर्फ इस बार भी मेयर चुनाव में ही उनकी फाइट है या वो निचले लेवल पर भी आप देखते हैं उनके लिए मौके हैं? नहीं, मैं नगर पालिका और आप म्यूट पर चले गए, फ्रीज हो गया। मेरी कासिम साहब लगता है शायद हाँ जी, आवाज आ रही है सर, आप कुछ बोलिए। आपकी आवाज भी कट कर मुझे। नहीं तो कासिम साहब, मुझे लगता है कि थोड़ा इंटरनेट का इशू है। आवाज आ रही है? जी जी जी, आप कुछ लगातार बोलिए। हाँ, मैं ये कहूंगी कि मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रदेश की अधिकतर नगर पालिकाएं ऐसी होंगी जहां पार्टी चेयरमैन का मिलना मुश्किल, आपको बाराबंकी जनपद में मिलना मुश्किल हो रहा है, अयोध्या जनपद में मिलना मुश्किल हो रहा है,
अम्बेडकर नगर में बहुत एक एक सीट पे कई लोग हो सकते हैं, लखनऊ जनपद में मिलना, तो ये नगर पालिका और टाउन एरिया में बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छा करने की पोजीशन में आज की डेट में अभी तक नहीं, ये बिल्कुल। लेकिन नगर निगम के चुनाव में वहां पर ये कहना कि वो अलीगढ़ में कुछ और था, मेरठ में कुछ और था, झांसी में कुछ और था, जहां पे जो सेट फॉर्मूला था, जहां पे जो दलित मुस्लिम अगर कॉम्बिनेशन कामयाब हुआ है तो वहां पर मुसलमान कुछ और ट्राई करने नहीं जा रहा है। जैसे कुमार भाई ने भी कहा ना कि जैसे समाजवादी पार्टी को छोड़ के इतनी जल्दी मुसलमान चला जाएगा, इस पे संदेह है, शंका है। वैसे मुझे इस बात में संदेह और शंका है कि जिन सीटों पे नगर निगम के चुनाव में बसपा जीती थी, क्योंकि अलीगढ़ को क्या कहते हैं, मेरठ पहली बार नहीं जीती है, मेरठ हाजी अखलाक भी जीत चुके हैं, उसके बाद क्या कहते हैं सुनीता भी जीत चुकी है, तो वो कई बार 2 बार 3 बार हो गया। अलीगढ़ में पहली बार मुसलमान जीता है, तो वो ट्राई करने के लिए किसी और तरफ नहीं जाएगा, जो जहां था वो चुपचाप वहां रुका रहेगा। आगरा और झांसी पिछली बार बसपा ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन इस बार नहीं कर पाएगी क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। सहारनपुर जरूर जो है इमरान मसूद की भाई के जो है शाहदार मसूद की पत्नी लड़ेंगी, क्योंकि वो जाट हैं, उनकी ओबीसी सर्टिफिकेट है और वो लड़ेंगी, तो सहारनपुर बसपा थोड़े वोट से हार गई तो वो पा सकती है। तो आज की तारीख में भी समाजवादी पार्टी मेयर के चुनाव में मुझे बसपा के मुकाबले में बहुत पीछे दिखाई देती है। मैं आसमोद भाई से पूरी तरह से सहमत हूँ और कुमार भाई से भी और ये बात तो मैं लोकसभा के चुनाव में भी देखता हूँ कि जो नगर पालिकाओं और नगर की जो आबादी होती है, जी मैं तमाम बार कह चुका हूँ अपने चैनल पे यूपी तक पे कि नगर पालिकाओं में, ज्यादातर नगर पालिकाओं में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 40% के करीब नगर पालिका ऐसी हैं जहां मुसलमान ही चेयरमैन होता है और मुसलमानों की जो आबादी है वो 50% से ऊपर है। तो वहां की योजनाओं का लाभ भी मुसलमानों को मिला है। एक एक नगर पालिका में 40-40 हजार 45 हजार मुसलमानों को मकान मिले हैं पक्के। तो वो यही नगर पालिका के चुनाव में नहीं, लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को उसका वोट मिलेगा। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, उस पर ना कोई पसमानदा और फार्मूला ये सब कुछ चलने वाला नहीं। ना पसमानदा इनका चलेगा, ना पसमानदा उनका चलेगा, ना मुस्लिम इनका चलेगा, ना मुस्लिम उसका चलेगा। जो जिस जगह भारतीय जनता पार्टी, और ना 2022 चलेगा कि 2022 में पूरे प्रदेश में हवा थी कि अखिलेश यादव आ रहे हैं और अखिलेश यादव की सरकार बन रही, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। वो स्थिति भी नहीं दिखाई देगी। जहां जो जैसे अच्छा लड़ता हुआ कॉम्बिनेशन के हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से लड़ता हुआ मिल जाएगा, मुसलमान उसको चला जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। लेकिन नगर पालिकाओं में बहुजन समाज पार्टी अच्छा करेगी, अच्छा तो छोड़ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी वर्स्ट पोजीशन पे रहेगी नगर पालिकाओं में। और टाउन एरियाओं में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कुछ जिलों में, जैसे आजमगढ़ है, मान लीजिए अम्बेडकर नगर है, वहां तो कुछ आप देख सकते हैं, या आगरा है, या फतेहपुर सीकरी है। लेकिन बाकी जगहों पे बहुजन समाज पार्टी टाउन एरिया में बहुत अच्छा करती नहीं मिलेगी। बल्कि मैं तो यूपी तक पे ये भी कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को पूरी नगर पालिकाओं में हाथी से लड़ने के लिए सिंबल पे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। उनको उसके लिए अलग से ट्राई करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। आखिर में अपने पदाधिकारियों को, उम्मीदवार उनको फॉर्म भी देकर उनको लड़ाना पड़ेगा अगर उनकी भरपाई करनी है। लेकिन नगर निगम में स्थिति ऐसी नहीं है। नगर निगम में कम से कम मेरठ, सहारनपुर और अलीगढ़, इन 3 नगर निगम में समाजवादी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अगर होगा तो वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ है, चूंकि ये टेस्टेड नगर निगम है और मुसलमान वहां कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा। ना वहां कोई पसमानदा चलेगा, ना कोई अगड़ा चलेगा, ना पिछड़ा चलेगा, ना इमरान चलेंगे, ना क्या कहते हैं वो चलेंगे, आशू मलिक चलेंगे, ना कोई, ये सब चीजें वहां दिखाई नहीं देंगी। वहां चूंकि वो टेस्टेड है तो इन जगह पे आपको बसपा दिखाई देगी। बाकी जगहों पे समाजवादी पार्टी क्या करती है ये तो भविष्य के घर में है, वो भविष्य में ही पता चलेगा। धीरज जी, तो आज मोहम्मद साहब, जैसा कासिम साहब बता रहे हैं कि टेस्टेड फॉर्मूला चलेगा, लेकिन मैं आपको आपके जो पिछला जवाब आपने दिया, मैं उससे जुड़ा एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि बीजेपी इस बार भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में रहेगी, वो तो समझ में आ रहा है, बीजेपी चुनाव दर चुनाव स्ट्रांग पोजीशन में रहती आ रही है। लेकिन इस बीच जो जयंत चौधरी, रावण और अखिलेश यादव, इनकी जो कवायद हमें देखने को मिली है, ये लोग ओबीसी वोटर्स, दलित वोटर्स को और शहरी क्षेत्रों में भी आरक्षण जैसे मुद्दे, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे को लेकर ये लोग लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, खास करके जयंत चौधरी जिन्होंने तो ये तक कह दिया अपने विधायकों को कि जो आप अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल दलित तबके के विकास के लिए कीजिए, 33% विधायक निधि का इस्तेमाल, तो क्या इन सारी कवायद का आपको इस निकाय चुनाव में कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है? क्या ये जो तिकड़ी है, ये 2017-18 का जो
प्रदर्शन है निकाय चुनाव का वो भी दोहराने में असफल साबित हो जाएगी? देखिए अमीश जी, एक दरख्वास्त ये भी रहेगा कि थोड़ा सा एक टिप्पणी संक्षिप्त रखिएगा, क्योंकि फिर मैं कुमार अभिषेक जी के पास भी सवाल के साथ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं कम समय जी। लूंगा आपका। देखिए एक बात तो यह है कि ये जो पहले तो वो चूंकि कबूल भाई और वो कासिम सर कह के गए, तो वो मैं थोड़ा बता दूं कि बिजनौर में 18 नगर पालिका और पंचायत मिलाकर के हैं। 18 में से 17 में मुसलमान हैं, और बढ़ापुर एक नगर पंचायत है जहां पर सलीम अंसारी जो है वो उनकी पत्नी चेयरमैन है, सलमा उनका नाम है, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती थी। तो भाजपा के टिकट पर भी वोट दे सकता है मुसलमान, ये तो इस बात का प्रमाण है। अब दूसरा जो आपका सवाल है वो मैं उसको बता देता हूँ बहुत जल्दी 2 मिनट में। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद अच्छा करने वाले हैं नगर पंचायत के चुनाव में। ये पैटर्न वाली बात जो कबूल भाई ने बताई बिल्कुल एकदम फैंटास्टिक बात है। वजह यह है कि नगर निगम के चुनाव में जरूर राजनीतिक असर रहता है, नगर पालिका आता है तो नीचे कम हो जाता है, और नीचे आकर के तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऐसी जगह है, जो कस्बे हैं, वहां पर आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर, खासकर चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो अच्छा करने वाली है। उनको जो है उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में अच्छा करके दिखाया। प्रैक्टिकली पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में उनका असर रहने वाला है। वो असर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन से होगा। एक बात ये भी है, कहीं से ये बात चलती है अंदर में कि यार ये तो लोकसभा भी भाजपा की है और विधानसभा भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, तो थोड़ा सा दम लगा करके अपने लिए कुछ तो हासिल कर लो। तो इसलिए भी जो है वो विपक्ष की ऐसी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और लोकदल और आजाद समाज पार्टी, तीनों के कार्यकर्ता थोड़ा अधिक एफर्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे। इसलिए वो एक चीज ये है। दूसरी बात ये है कि बसपा भी इस बात को समझ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, वो ये है कि देखिए अगर इन चुनावों में कोई जीत जाते हैं चुनाव, तो वो एक तरह का स्टैंड बाय मिलता है, जैसे आप हम लोग कहते हैं कि एक आदमी जो है वो हमारे पास ऐसा है जो जनता से सीधा कनेक्ट रहने वाला है, जनता उससे जुड़ती है। मान लीजिए चेयरमैन ही नहीं बनेगा तो उनके पास तो क्या बचेगा, विधायक और सांसद तो पहले ही नहीं है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि छोटे स्तर का तो हमारे पास हो, ताकि वो पार्टी को पावर दे सके, जनता उससे कनेक्ट हो सके। कनेक्ट होने का कोई तो रीजन हो, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगेगा, और इतना भी नहीं है कि बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन बसपा जितना ये समझा जा रहा है कि बसपा बहुत भारी बवाल काट देगी, तो वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। जो फायदा पहुंचेगा विपक्ष को वो इस बात का पहुंचेगा कि भारतीय जनता पार्टी के एकक नगर पालिका से, एकक नगर पंचायत से मेयर का चुनाव तो अलग स्थिति है। लखनऊ में कुमार अभिषेक साहब आपको बता देंगे, एक मौजूदा डिप्टी सीएम है, उनकी पत्नी टिकट मांग रही है, एक पूर्व डिप्टी सीएम एक उनकी मांग रही है, एक सीनियर आईएएस है जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पत्नी के लिए मांग रहे हैं। तो ऐसे भाजपा में हर जगह स्थिति है, 4-4 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो कहीं वो आपस में लड़ पड़े और बिल्ली के भागो छीका टूट जाए, रेयर केस कुछ हो जाए, तो उसकी स्थिति कुछ अलग हो सकती है। नहीं तो फ्रंट सीट पे तो बहुत मजबूत दिखाई दे रही है भाजपा। मैं तो ग्राउंड की बात ही बता रहा हूँ आपको अमीश जी। जी कुमार अभिषेक जी, सवाल का क्लू तो आस मोहम्मद ने ही मुझे दे दिया, जो उन्होंने आपसे टिप्पणी के दौरान आपका जिक्र करते हुए बात कही। निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं तो बीजेपी को ऐसा लोग मान के चल रहे हैं कि वो टॉप सीट पर बैठी हुई है और उसको एडवांटेज मिलेगा निकाय चुनाव में। उसकी जो आप समझ साहब जरा आप म्यूट कर लीजिए अपने तरफ से जी। तो उन्होंने एक बात कही जो कि बीजेपी में टिकट के लिए काफी मारामारी है, मंत्री अपनी पत्नियों को टिकट दिलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने लखनऊ सीट का जिक्र किया, प्रयागराज सीट पर भी सबकी नजरें हैं कि अभिलाषा नंदी को लगातार तीसरी बार मेयर बनने का मौका मिलेगा कि नहीं, बीजेपी उन्हें टिकट देगी कि नहीं। क्योंकि बीजेपी तो ये भी परंपरा को आजकल फॉलो करने का दावा करती है कि पार्टी से एक लोग को एक ही पद, मतलब परिवार में एक ही पद जाए। नंदी खुद मंत्री हैं तो अभिलाषा मेयर की कैंडिडेट होंगे कि नहीं, इसको लेकर तमाम चर्चाएं, वैसे ही लखनऊ में भी चर्चाएं। तो इस चर्चा को जरा बीजेपी में जो टिकटों की मारामारी बची, इसमें एक सवाल मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को लेकर भी है कि क्या जो अब तक उनको कुछ नहीं भाजपा में ठोस मिलता नजर आया है, क्या उनको कहीं बीजेपी कंपनसेट करेगी। तो ये लखनऊ और प्रयागराज में क्या चल रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आपने ऐसा सवाल पूछा है जिस पर चर्चा तो खूब है, लेकिन शर्तिया तौर पर कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जिन नामों की चर्चा की, निश्चित तौर पर पर्दे के पीछे ये चर्चा जरूर है कि डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, उनकी पत्नी रेस में है। वो लोग चाहते हैं कि, क्योंकि एक चीज बड़ा क्लियर है कि अगर बीजेपी से टिकट मिलता है मेयर का, तो वो
लगभग जीत की गारंटी मानकर लोग चल रहे हैं कि अगर जो जिसे मिलेगा वो मेयर बन सकता है। उसकी गुंजाइश 90% से ज्यादा है कि सिर्फ टिकट लेने भर का देर है और वो मेयर हो जाएगा। तो भाई ऐसे में बड़े लोग क्यों ना दांव आजमाएं। हारने वाली अगर सीट होती, जैसे लखनऊ ऐसी सीट है, बीजेपी बुरे से बुरे दौर में भी लखनऊ सीट जीतती रही है। और यहाँ पर देखा जाए इस समय तो लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। जो अभी संयुक्ता भाटिया हैं, उनकी बहू इस रेस में है। अपर्णा यादव को अभी तक कुछ नहीं मिला है, उनके नाम की चर्चा है, पर्दे के पीछे की बात है। देखिए अभी कोई खुल के सामने नहीं आया है, ना ही कोई किसी से मिल रहा है। बिंदु बोरा है, अलका दास है, अब अलका दास की भी बहुत चर्चा है यहाँ पर। नम्रता पाठक है, बहुत सारे ब्रजेश पाठक की पत्नी, ऐसे लोगों के नाम लगातार चर्चे में है, बैक रूम चर्चा है। लेकिन जो आपने एक बात कही कि क्या बीजेपी अब किसी की पत्नी को भी टिकट देगी, तो अपवाद है। बीजेपी ने दिए हैं लोगों को टिकट और उसी भरोसे यहाँ पर भी टिकट मांगा जा रहा है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या सचमुच दोनों डिप्टी सीएम चाह रहे हैं, चाह तो रहे हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं। कुछ चीजें बड़ी क्लियर हैं। जैसे अगर आप लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में किसको टिकट मिलेगा, ये तो ये जो तय होता है, इसमें राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई यहाँ के विधायक कौन होंगे, यहाँ का मेयर कौन होगा। तो ये चीजें ऐसी होती है जिसमें नीचे से एक्सरसाइज तो खूब होती है, नाम खूब चल के आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब कोई बहुत बड़ा नेता देश का बैठा है, अपने क्षेत्र को तय वो करता है। बीजेपी ने जरूर निश्चित तौर पर यह भी कर रखा है कि विधायकों की भी सहमति है, जो क्षेत्रीय अध्यक्षों की सहमति है, जो प्रभारी बनाए जाएंगे। तो इनके ये तमाम नाम जो है ये चर्चा में नीचे के लेवल पर चल रहे हैं। 13 तारीख के बाद मुझे लगता है कि नामों का फाइनल होना शुरू होगा, जो हमारी जानकारी है। आपने प्रयागराज की चर्चा की, शाइस्ता का नाम कट गया, अतीक की पत्नी का। अभिलाषा निश्चित तौर पर वो मेयर है और बीजेपी में मंत्री रहते हुए मेयर बनी है उनके पति को। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनका दावा बनता है, वो भी दोबारा से। अब बीजेपी क्या सेटिंग को काटेगी। अब ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी मान के चलती है कि वो अगर उन्हें अगर टिकट मिल जाए तो वो जीत सकती है। लेकिन बीजेपी के सामने भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार अगर आप पत्नियों को, उनके परिजनों को अगर आपने टिकट देने की शुरुआत की, तो फिर ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, फिर आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो इस मामले में अभी मुझे लग रहा है कि ये तमाम चीजें चर्चाओं में है, ये तमाम चीजें बैकरूम चल रही है। और निश्चित तौर पर जो नाम आपने जिस ओर आस मोहम्मद ने चर्चा कर दी, उस पर हम लोग अलग से वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं कि भाई कौन हो सकता है कैंडिडेट। हम लोग लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये तमाम नाम जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे नाम इस वक्त लखनऊ के लिए चर्चा में है, प्रयागराज के लिए चर्चा में है, और बहुत सीरियस चर्चा में है। इसलिए इन्हें बिल्कुल खारिज भी नहीं किया जा सकता। अमीश भाई, एक बात मैं यहाँ बोल सकता हूँ, एक टिप्पणी? जी जी बताइए। हाँ, दरअसल जो इस बार के आरक्षण हुए हैं नगर निगम में, ये बात जरूर है कि अभी कुमार अभिषेक भाई कह रहे थे और जिन बात का जिक्र कर रहे थे, उसमें एक केंद्रीय मंत्री भी हैं जो अपनी पत्नी के लिए टिकट लखनऊ में भी चाहते हैं, जो पर्दे पीछे, वो भी चर्चा एक है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो 17 नगर निगम हैं, 17 नगर निगम में से करीब 9 नगर निगम हैं जहां पे मौजूदा मेयर, वो सीटें मौजूदा मेयर के लिहाज से उन्हीं के हिसाब से है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने यह है कि उन 9 जो मौजूदा मेयर हैं, जिसमें प्रयागराज, गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहां पे वो मौजूदा जो मेयर हैं उसके मनमाफिक है, उसके पक्ष में ये हैं, उसी के कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसी की तरफ है, या वो मौजूदा लड़ सकता है या वो अपने परिवार से किसी को लड़ा सकता है। तो खासतौर से अगर बात करें, जैसे मुरादाबाद लगातार 2 बार से वहां पे अग्रवाल जी मेयर बन रहे हैं, तो निश्चित तौर दावेदारी वहां पे और भी ज्यादा मौजूद है। बरेली जैसी सीट पे जो भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने वाले उमेश गौतम हैं, वो लाए हैं, तो वो भी दावेदार हैं, वो भी ब्राह्मण समुदाय के हैं। गाजियाबाद आ जाइए, गाजियाबाद में लगातार मेयर मौजूदा में ब्राह्मण, वो सीट पहले बदल गई थी, फिर दोबारा से अगर देखा जाए तो सामान्य सीट हो गई, तो उनके मनमाफिक हो गई है। इसी तरह से प्रयागराज सीट जो कि ओबीसी हो गई थी, अब वो
खासतौर से सीट फिर से जनरल हो गई है, तो फिर से अभिलाषा गुप्ता के लड़ने के चांसेस हो गए। कानपुर की सीट पूरी तरह से जनरल हो गई है। तो ऐसी सीटें ये करीब 9 हैं। अयोध्या जो है, कानपुर, अयोध्या, फिरोजाबाद, मथुरा, लखनऊ, ये ऐसी सीटें हैं जो मौजूदा मेयर के हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने मौजूदा मेयर का टिकट काट के नए प्रयोग के तौर पर नए किसी उस पर लाएं। ये बात जरूर कह रहे थे कुमार अक्षय भाई कि अखिलेश वहां पे लखनऊ की सीट के लिए ज्यादा मारी मारी है, लेकिन इन सीटों पे भी जो सीटें हैं, इन सीटों पे भी एक एक जगह पे 3-3, 4-4 दावेदार हैं। और खास तौर से जो 2 सीटें हारी थी और एक नई सीट बनी है शाहजहांपुर की, इन सीट पे भी और भी हैं, चाहे वो खासतौर से मेरठ की बात हो या अलीगढ़ की बात हो या शाहजहांपुर। यहाँ पे नगर निगम में एक एक सीट पे 5-5, 4-4 लोग दावेदार हैं। और भारतीय, ये बात सच है कि कुमार अभिषेक भाई की भारतीय जनता पार्टी से लोग इसलिए टिकट मांग रहे हैं क्योंकि जीत की संभावना उन्हें ज्यादा दिख रही है। और ये बात तो सच है कि सत्ता में होने का, अभी तक जब विपक्ष में रह के वो जीत सकती थी, तो सत्ता में रहते हुए जीतना उसके लिए और आसान होता है। तो मुझे लगता है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो टिकट का वितरण है और टिकट का कैंडिडेट का सिलेक्शन है, ये उसके लिए भी एक चुनौती है। चुनाव जीतना उतनी चुनौती नहीं है जितना टिकटों के सिलेक्शन को सही तरीके से बांट ले जाना और कोई को असंतुष्ट नहीं होने देना। तो मुझे लगता है कि कहीं बगावत ना हो, इसको भी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मेयर के चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन में सबसे ज्यादा फूंक के कदम भारतीय जनता पार्टी को रखना हो। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कबूल भाई, क्योंकि पिछले कई चुनावों में से ये सवाल पूछते थे 2014 के बाद कि आपकी पार्टी में बहुत बगावत है, इसे आप कैसे निपटेंगे। तो बहुत कन्वीनियंटली, बहुत सपाट चेहरे के साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता जवाब देते थे कि भाई बगावत तो उसी पार्टी में होगी ना टिकट के लिए जहां पर जीतने की संभावना ज्यादा होगी। तो ये सीधा सीधा जवाब बीजेपी के नेताओं का होता था। तो जाहिर तौर पर मेयर के इस चुनाव में अगर एक एक सीट पर 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं तो बीजेपी के लिए वो एक तरफ चुनौती भी है और एक तरफ वो ये भी कहेगी कि हमारी संभावनाएं ज्यादा हैं। खैर, अगर हम लोकसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले होने जा रहे यूपी के निकाय चुनावों को 24 का सेमीफाइनल कह रहे हैं, तो उसमें कोई हैरानी नहीं, क्योंकि पिछले 1 घंटे की चर्चा में आपने सुना कि लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बावजूद कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चुनाव और कितने एक एक सीट पर किस किस तरह से हर पार्टी का जो है वो दांव लगा हुआ है। मायावती क्या इस चुनाव के साथ अपनी 2024 की कोई नई बुनियाद तैयार कर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। हमने दोस्तों YouTube पर आपसे पूछा था क्या मुसलमान मायावती को वोट देंगे, तो 59% लोगों का कहना है कि हाँ और 41% लोगों का कहना है ना। तो 41% लोग मानते हैं कि नहीं जाएंगे, लेकिन ज्यादा लोग ये मानते हैं, 59% लोग मानते हैं कि मुसलमान मायावती को वोट देंगे निकाय चुनाव के अंदर। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, कबूल अहमद, कुमार अभिषेक, आस मोहम्मद, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।